तो कहानी की शुरुआत में हम झीनू को देखते हैं जो एक डबिंग आर्टिस्ट है। वह हिंदी सीरियल या मूवी में बंगाली में डब करके आवाज देती है। झीनू की रिकॉर्डिंग का काम हमेशा रात को ही होता था, इसलिए वह रोज रात भर स्टूडियो में रहती थी और सुबह घर लौटती। झीनू का पति गोपाल एक बेरोजगार आदमी है। वह कोई कामकाज नहीं करता। झीनू अपने मैरिड लाइफ में बिल्कुल भी खुश नहीं थी। पूरी रात काम करके जब वह सुबह घर लौटती तो देखती है कि उसका पति गोपाल एक डेड बॉडी की तरह पड़ा हुआ है। झीनू ये सब से परेशान हो गई थी और एक सुबह काम खत्म करके घर लौटने पर झीनू न्यूज़पेपर में एक कुकिंग वर्कशॉप का ऐड देखती है। ये 3 दिन का वर्कशॉप है जिसमें कुछ खास खाने की रेसिपी सिखाई जाएगी, लेकिन इस वर्कशॉप में भाग लेने के लिए काफ़ी पैसे भी देने पड़ेंगे। झीनू की बहुत इच्छा होती है कि वह इस वर्कशॉप में भाग ले। उसने अपने बचाए हुए पैसे किचन में छुपा कर रखे थे। अगले दिन झीनू उस वर्कशॉप में चली जाती है। वहां पर और भी कई सारी औरतें थीं। सभी टेबल लगभग भरी हुई थी। केवल एक टेबल और एक कुर्सी खाली थी। झीनू इजाजत लेकर वहां बैठ जाती है। उस टेबल पर शाना नाम की एक औरत बैठी थी। शाहाना को देखकर पता चलता है कि वह किसी अमीर घर की बहू है, लेकिन शाना का बिहेवियर काफ़ी अच्छा था, इसलिए बहुत ही कम समय में उसकी और झीनू की दोस्ती हो जाती है। खाना बनाना शुरू करते समय झीनू बहुत एक्साइटेड होकर कहती है, मेरा बहुत दिनों से मन था कि मैं ऐसे ही एप्रॉन पहनकर एक लग्जरियस किचन में खाना बनाऊंगी, और मेरा एक सपना है कि एक दिन मेरा खुद का एक रेस्टोरेंट होगा। जिंदगी की इतनी सारी जिम्मेदारियों के नीचे मेरे सपने दब गए हैं। मेरा पति कुछ करता ही नहीं, इसीलिए मैं डबिंग करके घर चलाती हूँ। शाना कहती है कि अपने बाल छोटे रखो, इससे तुम सुंदर लगोगी। शाना की बात सुनकर झीनू उसी दिन बाल कटवाकर छोटे कर लेती है। झीनू अब अपनी देखभाल करना शुरू करती है। अगले दिन झीनू सज-धज कर काम पर जाने के लिए निकलती है। घर से निकलते ही गोपाल उसे रोक लेता है, जो चाय की दुकान पर गप्पे मार रहा था। सबके सामने झीनू का मजाक उड़ाते हुए गोपाल पूछता है, इतना सज-धज कर कहाँ जा रही हो? झीनू बोलती है, डबिंग सेशन है। गोपाल गंदा इशारा करते हुए बोलता है, काम के नाम पर कहीं और जा रही हो क्या? सिर्फ डबिंग करती हो या कुछ और भी? दूसरी तरफ सहाना के पति अर्जुन एक बहुत बड़े आईवीएफ सर्जन हैं। उसके पास घर, गाड़ी, गहने सब कुछ है, पर अर्जुन के पास समय और प्यार ही नहीं है। सहाना रोते हुए कहती है, मेरे पास सब कुछ है, बस बात करने वाला एक इंसान नहीं। अगले दिन वर्कशॉप के आखिरी दिन झीनू बहुत खुश थी। तभी शाहाना के पास उसके पति अर्जुन का कॉल आता है। अर्जुन बताता है कि उसे शाहाना के सारे बैंक अकाउंट ब्लॉक कर दिए, क्योंकि उसने एक महंगा डायमंड ब्रेसलेट खरीदा था। सहाना रोते हुए झीनू को बताती है कि अर्जुन ऐसे दबा दबाकर मुझे मार डालेगा। झीनू उसे तसल्ली देते हुए मजाक में बोलती है, चलो एक काम करते हैं, मेरे पति को तुम मार दो और तुम्हारे पति को मैं मार देती हूँ। दोनों खत्म हो जाएंगे, तब जाकर हमें आराम मिलेगी। सहाना हैरान होती है तो झीनू हंसते हुए कहती है, अरे मैं तो मजाक कर रही हूँ। बहुत दिनों बाद झीनू खुलकर हंसती है और सहाना चुपचाप उसे देखती रहती है। सुबह होने पर झीनू बस से घर लौटती है, लेकिन घर पहुंचते ही वह देखती है कि घर के सामने बहुत भीड़ लगी है और पुलिस भी आई हुई है। झीनू आगे जाती है तो देखती है गोपाल की मौत हो गई है। बालकनी से गिरकर गोपाल की मौत हो गई। गोपाल को इस हालत में देखकर झीनू हैरान होती है, लेकिन उसे जरा भी दुख नहीं होता। वह शांति से घर के अंदर जाती है, दरवाजा बंद करती है, चाय बनाती है और चुपचाप अपने हाथ से शाखा और चूड़ियां उतार देती है। कुछ देर बाद इंस्पेक्टर भूपेन झीनू को थाने में बुलाकर स्टेटमेंट लेता है। झीनू शांति से सारे सवालों के जवाब देती है। भूपेन पूछता है, आपको क्या लगता है, आपके पति की मौत एक्सीडेंट है या कुछ और? झीनू कहती है, एक्सीडेंट ही तो लग रहा है। भूपेन कहता है, हमें भी यही लगता है। इसके बाद वह झीनू को जाने देते हैं। घर लौटकर झीनू सोचने लगती है, गोपाल के साथ यह सब कैसे हुआ। उसे याद आता है कि उसने शाहाना के सामने मजाक में कहा था, मेरे पति को तुम मार दो और तुम्हारे पति को मैं मारती हूँ। अब ये याद करके झीनू थोड़ी परेशान हो जाती है, लेकिन झीनू आज बहुत खुश है। वह पूरी तरह से आज़ाद है। वह अपना पसंदीदा खाना बनाती है, नीले रंग की साड़ी पहनकर बारिश में भीगती है। फिर एक दिन झीनू की मुलाकात सहाना से होती है। सहाना उसे कहती है, तुमसे मिलकर अच्छा लगा, मैंने तो अपना काम कर दिया, अब तुम अपना काम कब करोगी, बताओ। सहाना की बात सुनकर झीनू सन्न रह जाती है। उसे अर्जुन का खून करना होगा, ये सोचकर तो वह बहुत ज्यादा परेशान हो गई थी।
जब जिनू घर पहुंचती है तो देखती है भूपेन आया हुआ था जहां गोपाल का शरीर गिरा था। भूपेन वहीं लेटकर यह समझने की कोशिश कर रहा था कि गोपाल ने जानबूझकर छलांग लगाई थी या वह दुर्घटना से गिर गया था। वह कहता है हो सकता है किसी ने गोपाल को धक्का दिया हो, और अगर ऐसा हुआ तो पूरा केस ही बदल जाएगा। इससे पहले ही भूपेन ने अपने जूनियर ऑफिसर को गोपाल के घर और झीनू की स्टूडियो के आसपास के सीसीटीवी फुटेज चेक करने के लिए कहा था, ताकि वह झीनू की रूटीन को चेक कर सके। इसके बाद भूपेन गोपाल के बैकग्राउंड की अच्छे से छानबीन करता है और झीनू के बारे में भी जांच पड़ताल करने को बोलता है। उधर झीनू स्टूडियो में रिकॉर्डिंग कर रही थी, लेकिन तभी उसके मन के अंदर अभी भी सिर्फ सहाना की बातें घूम रही थी। वह किसी भी तरह से अर्जुन को मारने के लिए तैयार नहीं थी। सुबह सुबह झीनू घर लौटकर थककर सो जाती है। कुछ देर बाद दरवाजे पर किसी की दस्तक होती है। वह दरवाजा खोलती है तो एक आदमी उसे एक पार्सल देकर चला जाता है। वह पार्सल खोलते ही देखती है कि उसके अंदर एक महंगा स्कार्फ और एक चिट्ठी है, जिस पर लिखा है तुम्हें तुम्हारी नई जिंदगी के लिए शुभकामनाएं, अब मुझे मुक्त करने की बारी है। ये देखकर झीनू समझ जाती है कि यह पार्सल शहाना का था। खैर अगले दिन कनाई जब गोपाल की पोस्टमार्टम रिपोर्ट भूपेन को देता है तो वह बंगाली में ट्रांसलेट करके बताता है कि शराब की मात्रा बहुत ज्यादा थी, लेकिन गोपाल के शरीर में सिर्फ शराब ही नहीं बल्कि नींद की दवा भी थी। गोपाल तुरंत झीनू के घर पहुंच जाता है और पूछता है क्या गोपाल कोई नींद की दवा लेता था। दवा का नाम सुनकर झीनू घबरा जाती है और शाना की बात याद करके खुद ही जाइलोमा टैबलेट्स का नाम लेती है। भूपेन का शक और बढ़ जाता है क्योंकि उसने तो किसी दवा का नाम लिया ही नहीं था। भूपेन के जोर देने पर झीनू बताती है कि गोपाल उसे बहुत टॉर्चर करता था और इंसान तो मानता ही नहीं था। इसके बाद झीनू अकेडमी जाकर शाहाना की सहेली से मिलती है। सहेली बताती है कि शाहाना झूठ बोल रही है, अर्जुन तो बहुत अच्छा इंसान है, प्रॉब्लम तो शाहाना में है। वह उसे वार्निंग देती है कि शाहाना लोगों को नुकसान देकर खुश होती है। और उधर भूपेन स्टूडियो में रॉनी से मिलने पहुंचता है। रॉनी बातों के जाल में फंसकर बता देता है कि रिकॉर्डिंग के दौरान झीनू अचानक अर्जुन का नाम लेकर चिल्ला रही थी। भूपेन अब सोचने लगता है कि यह अर्जुन कौन हो सकता है। इस बीच झीनू शाना का दिया हुआ स्कार्फ ओढ़कर आईने में खुद को देख रही थी, लेकिन उसे अपनी जगह शाना का चेहरा दिखाई देता है। अब तो शाहाना धीरे धीरे उसके दिमाग पर कब्जा कर रही है। सुबह जागते ही अखबार वाला उसे अखबार दे जाता है। झीनू पेपर खोलती है तो अंदर बहुत सारे सिनेमा हॉल की टिकट मिलते हैं। वह समझ जाती है कि यह शाहाना का काम है। झीनू चुपचाप सिनेमा हॉल पहुंच जाती है। वहां शाहाना उसके पीछे आकर कहती है तुम ना बहुत आलसी हो, तुम्हें भी तुम्हारे पति की तरह थोड़ा धक्का देना पड़ेगा। शाहाना उसे अर्जुन की सारी डिटेल्स बता देती है और जल्दी से काम खत्म करने को बोलती है। झीनू कुछ कहना चाहती है लेकिन शाना वहां से चली जाती है। अगले दिन झीनू अर्जुन पर रिसर्च करने की कोशिश करती है, लेकिन इंटरनेट में दिक्कत होती है। वह अचानक स्टूडियो पहुंच जाती है और रॉनी से कंप्यूटर इस्तेमाल करने के लिए मदद मांगती है। झीनू वहां अर्जुन के बारे में रिसर्च करती है। उसका काम खत्म होने से पहले ही रॉनी वहां आ जाता है। स्क्रीन पर अर्जुन की तस्वीर देखकर रॉनी को थोड़ा खटकता है। झीनू बात को टालकर निकल जाती है। रॉनी ब्राउजिंग हिस्ट्री चेक करती है और अर्जुन का नाम देखकर वह तो चिंता में पड़ जाता है। इधर भूपेन अभी भी झीनू के बारे में ही सोच रहा था। तभी रॉनी का कॉल आता है। वह भूपेन को बताता है कि झीनू उसके स्टूडियो में आकर अर्जुन पर रिसर्च कर चुकी है। रॉनी झीनू की मदद करने के लिए भूपेन से गुजारिश करता है। रात को झीनू स्टूडियो में जाती है। वहां रॉनी उसे एक बड़े क्लाइंट से मिलवाता है और वह क्लाइंट कोई और नहीं बल्कि शाहाना है। अकेले में शाहाना झीनू से अर्जुन को मारने के लिए बोलती है। झीनू मना करती है क्योंकि वह खूनी नहीं बन सकती और तलाक लेने का रास्ता बोलती है। शाहाना मना करती है और अर्जुन के डायबिटीज का नया प्लान देती है। अर्जुन के इंसुलिन में जहर मिलाना होगा। अगले दिन झीनू जहर लेकर अर्जुन के अपार्टमेंट में घुस जाती है। वह इंसुलिन में जहर डालने लगती है, लेकिन वह रुकती है और वापस जाने वाली होती है। तभी अर्जुन के लैपटॉप पर एक मैसेज आता है। झीनू लैपटॉप चेक करती है और उसे कम उम्र की लड़कियों की बहुत सारी तस्वीरें और मेडिकल रिपोर्ट्स मिलती हैं। झीनू उन सभी सबूतों की तस्वीरें अपने फ़ोन में खींच लेती है और अर्जुन के बाथरूम से बाहर आने से पहले भाग निकलती है। झीनू सीधे भूपेन के पास जाती है और उसे तस्वीरें दिखाती है। भूपेन खुलासा करता है, ये तो इंटरनेशनल ऑपरेशन है,
अर्जुन डॉक्टर बनकर ह्यूमन एम्ब्रायो का अवैध व्यापार और लड़कियों की तस्करी करता था। भूपेन ये भी बताता है कि अर्जुन ने शाहाना के बच्चे को इसी तरह तस्करी में बेच दिया था, इसीलिए शाहाना का नाम भी इस लिस्ट में है। झीनू हैरान होती है कि शाहाना भी एक शिकार है। भूपेन कहता है कि फ़ोन की तस्वीरें कोर्ट में काम नहीं करेगी, इसलिए उन्हें और सबूत और शाहाना की गवाही की जरूरत है ताकि गोपाल की मौत को भी इस केस से जोड़ा जा सके। कुछ देर बाद शाना घर लौटती है तो वहां झीनू को देखती है। इसके बाद शाना झीनू को लेकर एक जगह जाकर बैठती है। वह झीनू से कहती है, इस बार भी तुम नहीं कर पाए ना। झीनू कहती है, शाना तुम अर्जुन को जो समझ रही हो वह नहीं है। झीनू कहती, तुम्हारा पति अर्जुन एक क्रिमिनल है। ये सुनकर शाहाना हंसने लगती है। झीनू कहती है, वह लड़कियों का एम्ब्रियो लेकर देश विदेश में तस्करी करके घूमता है। कम उम्र की लड़कियों के शरीर में हार्मोन इंजेक्ट करके इन सब के लिए तैयार करता है और इनमें से कुछ लड़कियों को गर्लफ्रेंड के तौर पर भी इस्तेमाल करता है। झीनू आगे कहती है कि वह औरतों के भ्रूण हार्वेस्ट करता है और कोई विदेशी कपल आते हैं तो इन्हीं बच्ची लड़कियों को सरोगेट के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। लेकिन शाहाना झीनू की इन बातों पर विश्वास नहीं करना चाहती। वो कहती है, तुम ये सब क्या मनगढ़ंत बोल रही हो। झीनू कहती है, मैं कुछ भी नहीं बोल रही। अर्जुन के लैपटॉप में मैंने खुद सब कुछ देखा। वहाँ एक दो औरत नहीं बल्कि बहुत सारी लड़कियां थीं। उनकी तस्वीरें, रिकॉर्ड, कॉन्ट्रैक्ट सब कुछ था। झीनू शाहाना से पूछती है, तुम्हें याद है तुमने अपना बच्चा कैसे खोया था। शाहाना कहती है, मैं कैसे भूलूंगी। अर्जुन ने आकर मुझे बताया कि हमारा बच्चा मेरे पेट में ही मर गया। और झीनू तब अपने फ़ोन में एक परिवार की तस्वीर निकालकर शाहाना को दिखाती है जो उसे अर्जुन के लैपटॉप से ली थी। वह देखकर शाना कहती है, ये कौन है। झीनू वहाँ एक छोटे बच्चे को दिखाते हुए कहती है, ये तुम्हारा बच्चा है। अर्जुन ने तुम्हारे भ्रूण को चुराकर स्वीडन में तस्करी कर दिया। बच्चा वहीं पैदा हुआ। ये सुनकर शाहाना बहुत हैरान होती है। वह उस बच्चे की तस्वीर लेकर रोने लगती है। रात में शाहाना अपने बच्चे को वापस पाने के लिए किसी तरह स्वीडन के उस आदमी का नंबर जुटाती है। उसे कॉल करती है और अपने बच्चे के बारे में जानना चाहती है, लेकिन वह आदमी सिर्फ स्वीडिश भाषा जानता था, इसीलिए वह शाना की भाषा समझ नहीं पाता और फ़ोन काट देता है। शाहाना तब स्वीडिश चाइल्ड सर्विस को कॉल करके कहती है, मैं इंडिया से कॉल कर रही हूँ। मुझे लगता है मेरी बेटी स्वीडन में है। मेरे बच्चे को मुझसे छीन लिया गया। चाइल्ड सर्विस से पूछा जाता है, क्या आपके पास अडॉप्शन या फिर ट्रांसफ़र का कोई ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है। शाहाना उन्हें समझाने की कोशिश करती है कि मेरे साथ जो भी हुआ वह इलीगल था। मेरे पति ने मुझसे छीनकर मेरे बच्चे को तस्करी कर दिया। लेकिन चाइल्ड सर्विस बताती है, मैं समझ रही हूँ, लेकिन किसी भी तरह के ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स के बिना कुछ नहीं किया जा सकता। ये कहकर चाइल्ड सर्विस वाले फ़ोन काट देते हैं। इसके बाद झीनू और भूपेन मिलकर अर्जुन को पकड़ने के लिए एक प्लान बनाते हैं। अगले दिन प्लान के मुताबिक झीनू बहुत सुंदर से तैयार होकर भूपेन को लेकर अर्जुन की क्लिनिक जाती है। भूपेन कहता है कि हम 10 साल से बच्चे के लिए कोशिश कर रहे हैं लेकिन कुछ भी काम नहीं किया। हमने मलेशिया की बेस्ट डॉक्टर, बेस्ट फैसिलिटी सब कुछ ट्राई कर लिया, लेकिन वहाँ लीगल मामला बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। सब कह रहे हैं कि आपके पास आएंगे तो आप कोई ना कोई मदद कर पाएंगे। अर्जुन कहता है, यहाँ आना कभी वेस्ट नहीं होता, कभी कभी थोड़ा अलग तरीके से अप्रोच करने की ज़रूरत होती है, खासकर हमारे इंटरनेशनल क्लाइंट्स के लिए। भूपेन की शर्ट में एक माइक्रोफोन लगा था और अर्जुन तब अपने बिजनेस के बारे में डिटेल में बताना शुरू करता है। वह कहता है, आप लोगों का केस बहुत ही इजी है। अर्जुन यहीं पर सरोगेसी की बात करता है। वह कहता है, ये पूरा मामला मेरी टीम संभाल लेगी, आप लोगों को कुछ भी करना नहीं होगा। हम आपको हर महीने अपडेट देते रहेंगे, इसके बदले आप आकर अपने बच्चा लेकर चले जाएंगे। भूपेन पूछता है, अच्छा बच्चे को बाहर कैसे ले जाएंगे। अर्जुन कहता है, आपकी पत्नी का नाम ओरिजिनल बर्थ सर्टिफिकेट में रहेगा, ऐसा लगेगा जैसे बच्चे को उन्होंने इंडिया में जन्म दिया। यहाँ सरोगेसी की बात मेंशन नहीं होगी, जिसके कारण अडॉप्शन के प्रोसेस के बारे में भी कोई सवाल नहीं पूछा जाएगा। जीनू कहती है, मेरी माँ डिलीवरी के समय रहना चाहती है, लेकिन ये बात तो मैं अपनी माँ से छुपा नहीं पाऊंगी। भूपेन कहता है, ये बात मलेशिया में हो तो वह एकदम नॉर्मल होती है, लेकिन इंडिया से सरोगेसी मदर लेकर जाएंगे तो दिक्कत होगी। अर्जुन कहता है, कोई दिक्कत नहीं है, हमारे पास प्लेटिनम पैकेज है, हालांकि वह थोड़ा ज़्यादा महंगा है। इस प्रोसेस में हम सरोगेट को नहीं भेजेंगे बल्कि उसका भ्रूण को भेजेंगे। यहाँ एक हेल्दी एम्ब्रायो तैयार होगा सिर्फ आप लोगों के लिए।
और वह इम्प्लांट मलेशिया में ही होगा और बच्चे का आप लोगों की माँ के सामने ही जन्म होगा। झीनू पूछती है, अच्छा और यह प्रोसेस लीगल है क्या? अर्जुन कहता है, असल में कानून विज्ञान से बहुत पीछे है। हम जीवन बनाने के लिए बिजनेस करते हैं, इससे बड़ा कोई कानून हो सकता है क्या? भूपेन और झीनू चालाकी से अर्जुन से उसके अवैध बिजनेस की सारी जानकारी उसी के मुंह से निकलवा लेते हैं और आखिरकार भूपेन और झीनू अपने प्लान में सफल हो जाते हैं। इधर हम देखते हैं कि अर्जुन एक सेमिनार में मीडिया के लोगों के सामने भाषण दे रहा था। तभी भूपेन अर्जुन को गिरफ्तार कर लेता है। ये देखकर मीडिया के लोग हैरान होते हैं। भूपेन माइक के सामने जाकर कहता है, ऑर्गन ट्रैफिकिंग, इल्लीगल सरोगेसी और भ्रूण की तस्करी के लिए अर्जुन सेन को गिरफ्तार किया जाता है। मीडिया के लोग ये सब कुछ वीडियो कर लेते हैं। ये सब देखकर शाहाना बहुत खुश होती है। इसके बाद सभी न्यूज़ चैनल पर अर्जुन की गिरफ्तारी की खबर चलने लगती है। न्यूज़ में दिखाया जाता है कि पुलिस अर्जुन के फ्लैट से एक लड़की को बचाती है। शाहाना स्वीडन में अपने बच्चे के पास जाने के लिए स्वीडन का टिकट कटा लिया था। शाहाना वह टिकट हाथ में लेकर मुस्कुराती है। आखिरकार वह अपने बच्चे के पास जाएगी और यही सोचकर वह बहुत खुश थी। और कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है।